बच्चों, आज हम लोग यहाँ पे जो इकट्ठा हुए हैं हम सारे लोग, तो उसका एक कारण ये है कि आज कितनी तारीख है? 19 तारीख है। आज 19 अप्रैल है ना। और 19 अप्रैल बहुत महत्वपूर्ण तिथि है। हम जितने भी बायो के स्टूडेंट्स होते हैं, हम जो भी टीचर है आपके, हम लोगों के लिए महत्वपूर्ण इस तरीके से है क्योंकि आज के दिन बायो के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट, कह लीजिए, एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था चार्ल्स डार्विन। वहाँ लिखा है बोर्ड पे चार्ल्स डार्विन। तो उनकी आज पुण्य तिथि है। मतलब आज के दिन चार्ल्स डार्विन पृथ्वी पर से, दुनिया से हम लोगों को अलविदा कह के चले गए। आप लोगों को पता है चार्ल्स डार्विन के बारे में कुछ? अभी आप लोग क्लास 12 में हैं, आप लोगों को हम पढ़ाएंगे आगे चार्ल्स डार्विन के बारे में। उनका एक पूरा चैप्टर है चार्ल्स डार्विन पर। तो थोड़ी सी कुछ जरूरी बातें आज उनकी पुण्य तिथि के अवसर पे हम आप लोगों को बताना चाहेंगे चार्ल्स डार्विन के बारे में। देखिए, जितने भी वैज्ञानिक हुए हमारे साइंस से जुड़े हुए, आप देखते हैं उनके बचपन की जो एक्टिविटीज होती हैं, एकदम से वो ऐसे ऐसे काम करते हैं जिनसे हंसी आती है लोगों को। लोग ऐसा समझते हैं कि वो एकदम मूर्ख हैं, डल माइंडेड हैं और वो भविष्य में कुछ आगे कर नहीं पाएंगे। लेकिन आप ज्यादातर ऐसे लोगों को देखिए तो उन्होंने आगे चलकर बहुत बड़ी बड़ी खोजें की हैं, बड़े बड़े आविष्कार किए, है ना। तो उसी तरह से हमारे ये भी बायो के बहुत बहुत इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट हुए हैं चार्ल्स डार्विन। एक तरह से दार्शनिक थे, फिलोसोफर थे। नई नई जगहों पर जाते थे, ढूंढते थे चीजों के बारे में स्टडी करते थे। प्लांट्स, एनिमल्स पे बहुत ज्यादा इन्होंने स्टडी की। उन्हीं के साथ ये रहते थे सुबह से शाम तक, बचपन से ही, जब से ये छोटे थे। ठीक है, जब ये पैदा हुए थे तो थोड़े वक्त बाद ही इनकी जो मम्मी थी उनकी डेथ हो गई। इनकी माता जी, उनकी डेथ हो गई। पापा इनके डॉक्टर थे। तो पापा चाहते थे कि ये भी बड़े हों और डॉक्टर बने। इनको हालांकि डॉक्टर बनने में कोई इंटरेस्ट था नहीं, चाहता नहीं कि किसी मरीज का इलाज किया जाए, लेकिन अपने पापा के साथ करते थे ये काम, लेकिन इनको इस काम में रुचि नहीं थी। तो बचपन में जब ये छोटे से थे तो बहुत डल माइंडेड थे, बहुत एवरेज स्टूडेंट थे। इनकी क्लास का जब आप वो मार्कशीट देखोगे, रिपोर्ट कार्ड देखोगे ना, तो उसमें ये हर क्लास में, हर सब्जेक्ट में एवरेज रहे। एवरेज का मतलब बहुत पढ़ने में अच्छे नहीं थे, एकदम नॉर्मल एवरेज थे। लेकिन सोचिए, इतने छोटे, इतने एवरेज बालक थे, एवरेज माइंड के बालक थे, लेकिन फिर भी चार्ल्स डार्विन आगे चलकर इतने महान वैज्ञानिक बने कि आज हम लोग उनका नाम याद कर रहे हैं, आज 19 अप्रैल के दिन, है ना। उसके पीछे कारण क्या है? बहुत सारे कारण हैं। बचपन में इनकी माता जी की डेथ हो गई। माता जी की डेथ के बाद एकदम अकेले रहते थे। कीड़े मकोड़े, चिड़िया, ठीक है ना, छोटे छोटे एनिमल्स, इन सब पेड़ पौधे, इन सबको इकट्ठा करके ये उन्हीं में खेलते रहते थे। किसी और के साथ नहीं खेलते थे, किसी बच्चे के साथ नहीं खेलते थे, उन्हीं में इनका समय बीतता रहता था। उनके पिताजी काफी परेशान भी थे इस चीज को लेकर। ये हमेशा कीड़े मकोड़ों के बीच में खेलता रहता है, ये सब क्या करता रहता है, इसमें कैसा इंटरेस्ट इनको आ गया है। लेकिन आगे चलकर जो है, बाद में जब वो बड़े हुए तो बड़े होने के बाद वो प्रशांत महासागर में अपना एक खूब बड़ा सा पानी का जहाज लेकर गए। उस पानी के जहाज का नाम था बीगल। क्या नाम था? बीगल नाम का एक पानी का जहाज था। और वो जो पानी का जहाज था बीगल, उसके द्वारा ये प्रशांत महासागर में गए और बड़ी लंबी समुद्री यात्रा की। बहुत सारी नई नई जगहों पर गए, घूमे। तो वो इसी तरीके से एक जगह पर गए जिसको हम लोग गैलापैगोस आइलैंड है। एक द्वीप था जो चारों तरफ से समुद्र के पानी से घिरा हुआ था, एक स्थान था। और उसका नाम आपको वैसे भी याद करना है, आपकी बुक में भी है, गैलापैगोस आइलैंड, है ना। वहां पे डार्विन साहब गए और वहां पे रुके। वहां पे उन्होंने बहुत तरह के जीव जंतुओं को देखा। अजीब अजीब उन्होंने जीव जंतु देखे जो शायद दुनिया में कहीं और से नहीं पाए जाते थे, केवल उसी स्थान में। और वहां पर कोई इंसान या लोग वहां पे नहीं रहते थे, वहां पे केवल पेड़ पौधे और जीव जंतु ही रहते थे गैलापैगोस में। डार्विन वहां भी गए अपने समुद्री यात्रा करके अपने बीगल जहाज से। और गैलापैगोस में जाने के बाद डार्विन वहां पर बहुत सारे एनिमल्स को देखते हैं, बर्ड्स को देखते हैं। खूब बड़ा सा उन्होंने कछुआ देखा और उस कछुआ जहाज था। और वो जो पानी का जहाज था बीगल, उसके द्वारा ये प्रशांत महासागर में गए और बड़ी लंबी समुद्री यात्रा की। बहुत सारी नई नई जगहों पर गए, घूमे। तो वो इसी तरीके से एक जगह पर गए जिसको हम लोग गैलापैगोस आइलैंड है। एक द्वीप था जो चारों तरफ से समुद्र के पानी से घिरा हुआ था, एक स्थान था। और उसका नाम आपको वैसे भी याद करना है, आपकी बुक में भी है, गैलापैगोस आइलैंड, है ना। वहां पे डार्विन साहब गए और वहां पे रुके। वहां पे उन्होंने बहुत तरह के जीव जंतुओं को देखा।
अजीब अजीब उन्होंने जीव जंतु देखे जो शायद दुनिया में कहीं और से नहीं पाए जाते थे, केवल उसी स्थान में। और वहां पर कोई इंसान या लोग वहां पे नहीं रहते थे, वहां पे केवल पेड़ पौधे और जीव जंतु ही रहते थे गैलापैगोस में। तो डार्विन वहां भी गए अपने समुद्री यात्रा करके अपने बीगल जहाज से, और गैलापैगोस में जाने के बाद डार्विन वहां पर बहुत सारे एनिमल्स को देखते हैं, बर्ड्स को देखते हैं। खूब बड़ा सा उन्होंने कछुआ देखा, और उस कछुए की स्पीड को भी वो क्या कर रहे थे, उसमें भी स्टडी करना चालू कर दिया। कछुआ धीमे धीमे चल रहा था। गैलापैगोस आइलैंड का कछुआ थोड़ा बड़े साइज का, बहुत बड़े साइज का होगा, कभी गूगल करिएगा देखिएगा। तो वो उससे भी स्टडी कर रहे थे कि अगर पूरे दिन भर ये कछुआ चलता रहेगा तो क्या होगा कि पूरे दिन भर में ये लगभग 6-6.5 किलोमीटर चल पाएगा। तो डार्विन की स्टडी देखिए, उनको बड़ा इंटरेस्ट था जीव जंतुओं का, तो वो इन्हीं सब के पीछे स्टडी करते थे बचपन से लेकर बड़े होने तक। कछुओं पर स्टडी की, उन्होंने छिपकलियों पर स्टडी की। उनको लगता था कि वहां गैलापैगोस आइलैंड में जो छिपकलियां है ना, वो मछलियों को खाती हैं। तो वो छिपकलियों का पेट भी फाड़े देखने के लिए कि अंदर मछली उछली है कि नहीं, मछली को खाते हैं कि नहीं खाते हैं, है ना। तो छिपकलियों पर भी डार्विन ने रिसर्च की। टर्टल्स पे यानी कछुओं पर भी, टर्टल्स पे भी उन्होंने अपना रिसर्च किया। और भी बहुत सारे वहां पे पेड़ पौधे जीव जंतु थे जिन पर उन्होंने रिसर्च किया। लेकिन उनकी जो सबसे इंपॉर्टेंट रिसर्च थी वो थी चिड़िया पर। एक पक्षी था जिसको उन्होंने डार्विन की फिंच कहा, उन्होंने अपने नाम पे उसका नाम रखा गया डार्विन की फिंच। तो फिंच नाम का एक पक्षी था, उस पर डार्विन ने स्टडी की, कई सालों तक स्टडी की। और कई सालों तक स्टडी करने के बाद फिंच पर उन्होंने क्या किया, एक बड़ी सी बहुत अच्छी सी एक बुक लिखी, और बुक का नाम था ओरिजिन ऑफ स्पीशीज। ओरिजिन ऑफ स्पीशीज, प्रजातियों की उत्पत्ति, ये उनकी बुक है, ठीक है ना, डार्विन की। और ये बुक बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें इस बुक में उन्होंने एक थ्योरी दी, और उस थ्योरी को बोलते हैं थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, प्राकृतिक चयन या प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत भी इसको कहा जाता है। तो डार्विन ने गैलापैगोस आइलैंड पे उसी फिंच नाम की चिड़िया पर स्टडी करके उसके डिफरेंट कैरेक्टर्स, उसकी चोंच की स्टडी, उसके पैर की स्टडी, उसके कलर की स्टडी, इन सब की स्टडी करके उन्होंने जो है अपनी बुक का नाम ओरिजिन ऑफ स्पीशीज, इस बुक में उन्होंने अपनी थ्योरी दी जिसको बोला जाता है नेचुरल सिलेक्शन। और नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी से इस दुनिया में लोगों को पता चला कि किस तरीके से इस पृथ्वी पर जीव जंतुओं की जो जातियां हैं वो बनती हैं, कैसे जातियों का निर्माण होता है, कैसे नई नई स्पीशीज का निर्माण होता है। डार्विन ये कहते थे कि जो पुरानी जातियां होती है ना, उन्हीं से नई जातियों का निर्माण होता है। तो किस तरह से पुरानी जातियों से, पुरानी स्पीशीज से नई स्पीशीज बनती है, उनका स्पेशिएशन कैसे होता है, ठीक है ना। उसके लिए उन्होंने नेचर को बताया कि नेचर सेलेक्ट करता है, नेचर हमारे वेरिएशंस को सेलेक्ट करता है, और उसी के हिसाब से हम इस पृथ्वी पर रह पाते हैं या नहीं रह पाते हैं, ये कौन तय करता है, हमारा नेचर। नेचर सेलेक्ट करता है। देखिए ना, थ्योरी का नाम ही था नेचुरल सिलेक्शन। तो प्रकृति यह चयन करती है कि किस जीव को यहाँ पर रहना है और किस जीव को यहाँ से विलुप्त हो जाना है, खत्म हो जाना है। और उसके लिए हम लोगों के जो लक्षण है ना, हम लोगों के जो कैरेक्टर है ना, वो अगर हमारे इस इन्वायरमेंट के हिसाब से, इस पर्यावरण के हिसाब से फिट बैठेंगे, तब तो हम यहाँ पर जीवित रहेंगे और हमें अपनी संतान उत्पन्न करने का अवसर मिलेगा और हमारा वंश और हमारा जाति का अस्तित्व बना रहेगा। लेकिन अगर हमारे ये कैरेक्टर है वो इस नेचर के हिसाब से फिट नहीं बैठेंगे, तो फिर हम यहाँ से क्या हो जाएंगे, विलुप्त हो जाएंगे। और विलुप्त हो जाएंगे तो फिर हमें संतान भी जन्म देने का अवसर नहीं मिलेगा, तो हमारा वंश और हमारी जाति क्या हो जाएगी, पृथ्वी से समाप्त। तो डार्विन ऐसे बताते हैं इन सब बातों में। तो डार्विन की ये थ्योरी थी कि जैव विकास कैसे हुआ इस पृथ्वी पर, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी थी। और ये जब आई थी तो बहुत डार्विन की चर्चा हुई थी, डार्विन की लोगों ने बहुत प्रशंसा की, इनको बहुत सारे पुरस्कार मिले। और आज भी रिसर्च हो रही है इस पर कि कैसे स्पीशीज बनी दुनिया में, तो डार्विन की ही जो कॉन्सेप्ट थे, जो उनकी थ्योरीज थी, वही उसकी बेस है, वही उसके फंडामेंटल, और उसी पर जो है आधार को, उसी को आधार मान के अभी भी आगे भी चलकर जो बहुत सारी रिसर्चेस हो रही है प्रेजेंट समय में, वो सारी हो रही है, ठीक है ना। इसलिए डार्विन को हम एक बहुत महान वैज्ञानिक और बहुत महान दार्शनिक मानते हैं। और आज आप लोगों को पता, आज 19 अप्रैल जानते हैं, 12 फरवरी को उनका जन्मदिन था। 12 फरवरी डार्विन का। तो 12 फरवरी 1882 को वो बहुत बीमार थे, मतलब उनकी मृत्यु होने वाली थी।
तो उनकी मृत्यु से ठीक पहले जब उनका बर्थडे पड़ा उस दिन बहुत सारे लोग उनसे मिलने आए, खूब सारे लोग उनके लिए फ्लावर लेके आए, उनसे मिलने आए और ये कहने आए कि आप ठीक हो जाएंगे, ठीक है ना। सब लोग उनसे मिलने आए, इतने सारे लोग मिलने आए कि डार्विन को ये लगा कि अरे इतने सारे लोग मिलने आ रहे हैं, क्या ये आखिरी बार मिलने आ रहे हैं क्या हमसे। उनको ये लगा कि क्या ये आखिरी बार हमसे मिलने आ रहे हैं क्या, अब इसके बाद हम लोग कभी मिलेंगे नहीं क्या ये मेरा आखिरी बर्थडे है क्या। और सच में ऐसा हुआ कि उसके थोड़े दिन बाद जो है 19 अप्रैल को, 12 फरवरी को उनका बर्थडे था और उसी साल 1882 में 19 अप्रैल को डार्विन इस पृथ्वी से, इस दुनिया से अलविदा कह के चले गए, उनकी डेथ हो गई। और आज 19 अप्रैल 2025 है। तो आज मैंने आप लोगों को इसीलिए, आप सभी जितने भी मेरे क्लास 12 बायो के स्टूडेंट्स आप लोगों को यहाँ पर इकट्ठा किया कि आप लोग भी जाने डार्विन के बारे में। इसके बारे में हम लोग डिटेल भी पढ़ेंगे, लेकिन इस महान वैज्ञानिक की पुण्यतिथि है, तो इसलिए मैं और मेरे ये जितने भी बच्चे हैं क्लास 12 साइंस के, विज्ञान संकाय के, हम सब की तरफ से आज इस महान वैज्ञानिक की पुण्यतिथि पर हम लोग उनको सशक्त नमन करते हैं और हम लोग जो है उनकी वंदना करते हैं, उनको नमन करते हैं।